हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वतन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम लोगों ने एक क्रम बनाकर रखा है कि इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में हिंदी में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त किए जाएं, उसके लिए आज का ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बच्चों, आज मैं उन दो प्रकार के छात्रों के लिए यह क्लास लेकर के आया हूं। एक तो वे जिन्होंने पाठ्यक्रम को कम से कम अध्ययन किया है, पढ़ा है, और दूसरे वे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। क्योंकि एग्जामिनर आपको परखना चाहता है, आपका साक्षात्कार करना चाहता है, और इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चिंता की कोई बात नहीं है, वतन हिंदी आपके साथ है। हाँ, शर्त इतनी है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। आज का ये प्रथम भाग आपके लिए हिंदी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये सामान्य हिंदी के बच्चे हों या हिंदी के साहित्यिक बच्चे हों या सामान्य, आज का हमारा जो प्रथम भाग है ये 50 अंक पर निर्धारित है। 50 अंक पर। कहने का मेरा से हो गया कि इसके दो पार्ट लेकर के, दो भाग लेकर के, और जो परीक्षा में संभावित प्रश्न हैं उन पर विचार करेंगे। और मेरा भरोसा है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको इनमें से प्रश्न मिलेंगे। आप एक एक प्रश्न को तैयार कीजिए। हाँ, उन बच्चों से मेरा कहना है जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, किस प्रश्न को किस एंगल से तैयार करें, इस पर चर्चा करते हैं समय को देखते हुए। हमारा पहला प्रश्न आएगा 1 गुणा 5 बराबर 5 अंक। 5 अंक का अर्थ होता है कि जो हमारा 30% पाठ्यक्रम लेस हुआ है, उन्हें ध्यान में रखना है। इस बात को हमने कई बार इसकी चर्चा की है। हमारे वीडियो देखे इंटरमीडिएट के, उनको पता लग जाएगा कि कौन कौन से पाठ्यक्रम में हमारे पाठ शामिल नहीं है। पहला क्वेश्चन रहेगा, उदाहरण तौर पर देखें कि आनंद कादम्बिनी के रचनाकार हैं। अब उन्होंने विकल्प में क, ख, ग, घ 4 विकल्प दिए हैं। यहां पर हमने समय को बचाया है, तो केवल सीधे प्रश्न और उसके उत्तर नोट कर दिए हैं। आप अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आनंद कादम्बिनी ये पत्रिका है के संपादक कौन है बच्चों? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दूसरा प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम जो गद्य रचना है वो कौन सी है? हर स्तर पर पाठ्यक्रम के अनुसार ये बदलता है, और चूंकि अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग माने जा रहे हैं। इंटर के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर गोरा बादल कथा, इस रचना को हिंदी की प्रथम रचना माना जा रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा है, ब्राह्मण पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? बच्चों, ब्राह्मण पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? भारतीय हिंदू में। सवाल फिर देखें, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? फिर सवाल बदल गया। तो यहां पर हो जाता है आपका फिर प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। कहने का से मेरा हो गया कि आपको प्रश्न के हर एंगल पर विचार करना है। हमारा प्रश्न कहां से पूछा जा रहा है और प्रश्न कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, इस बात को आपको विचार करना है। 90 प्लस करने के लिए आपको निश्चित रूप से हर प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा, और एक एक युग के एक एक स्थिति पर आपको चिंतन करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न देखें, हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? एक हम लेकर के आने वाली, इसमें सारी प्रथम जो हमारे संभावित प्रश्नों में है वो है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। पांचवा प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? बच्चों, प्रश्न बनता है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? उत्तर मिलता है विठलनाथ जी। छठवां क्वेश्चन हमारा है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? बहुत सारी रचनाएं आएंगी जिनके रचनाकार होंगे, और ध्यान रखना जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर ही ये प्रश्न आते हैं। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? विधा
नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है। बच्चों ये नाटक है और ये नाटक किसका हुआ है? जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद। मेरा कहने का से हो गया कि आपको प्रश्न को हर तरीके से तैयार करना है। रानी केती की कहानी के लेखक कौन है? हम जानते हैं कि हमारे हिंदी के गद्य के उत्थान में 4 महान भावों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसमें एक है इंसान अल्लाह खां और इन्होंने लिखा था रानी केती की कहानी। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसे अन्य नाम से भी हम जानते हैं और इसका जो रचना काल है वो है 1800 और इसे कहते हैं उदयभान चरित। उदयभान चरित। अब यहां से एक सवाल देखें आप, किस रचना का नाम या किस रचना को उदयभान चरित नाम से जाना जाता है? तुरंत सवाल बन जाएगा दूसरा। हमने पढ़ा नहीं कह रहा इसे, हमने केवल रानी केती की कहानी इंसान अल्लाह खां याद कर लिया। दूसरा, रानी केती की कहानी का रचना काल क्या है? फिर आपको उत्तर मिल जाएगा सन 1800 ईस्वी। हर प्रकार से आपको प्रश्न को तैयार करना पड़ेगा बच्चों, अगर आपको अच्छे अंक अर्जित करने हैं। आज का वो दौर नहीं रहा। बच्चे, जिन बच्चों ने कठिन परिश्रम किया है और अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित हम मान के, हमारा विश्वास है कि ये आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। अगला है भाग्यवती। भाग्यवती रचना ये आपकी उपन्यास है। यही से सवाल फिर देखें, भाग्यवती किस विधा की रचना है? उत्तर मिलता है उपन्यास है। तो लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी। और सन इसका जो रचना काल है वो है 1877 ईस्वी। सन 1877 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। नागरी पचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? भारतेंदु युग में। बच्चों अब आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इनकी रचनाओं को आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। चाहे नाटक हो, चाहे कहानी हो, चाहे आत्मकथा हो, चाहे रेखा चित्र हो। सवाल बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आत्मकथा लेखक है? निम्नलिखित में से कौन डायरी लेखक है? तो डायरी लेखक कौन है? रिपोर्ट ताज लेखक कौन है? संस्मरण लेखक कौन है? क्योंकि ये जो नवीन विधाएं होती हैं ये हमारी हिंदी में प्रकीर्ण या गौड़ विधाएं कहलाती हैं। इनको हम गौड़ या प्रकीर्ण विधाएं कहते हैं। अगला हो गया भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार हैं। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार हैं बच्चों ये हैं राम प्रसाद निरंजनी और इसका रचना काल मिलता है 1741 ईस्वी। जो आपका भाषा योग वासिष्ठ है इसका रचना काल क्या है? 1741 ईस्वी। बच्चों इसी प्रकार से राजा भोज का सपना के रचनाकार हमने शार्ट में लिखा है, ध्यान रखेंगे। इसके हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना। बहुत कई बार पुस्तक आई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा है सन 1861 में आगरा से प्रकाशित पत्र प्रजा हितैषी, ये लिखा हुआ बच्चों, प्रजा हितैषी के संपादक का नाम बताइए। ध्यान रखेंगे इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रजा हितैषी ये पत्र है और ये आगरा से प्रकाशित हुआ और ये रचना काल इसका था 1861 में। यहां से ये प्रकाशित हो रहा था और इसके थे राजा लक्ष्मण सिंह। इसी प्रकार से दूसरी रचना है, क्वेश्चन हमारा 13वां है कि अष्टयाम के रचनाकार कौन है? अष्टयाम के रचनाकार कौन है? उत्तर है नाभादास और इनका रचना काल जो था वह है 1603 ईस्वी में और इन्होंने ब्रजभाषा गद्य में रचना लिखी थी। अगला है परीक्षा गुरु। बहुत पूछा जाता है ये हमारा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? आप जानते हो परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास हो गया परीक्षा गुरु रचना और इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास। लेकिन बच्चों शायद आपको जानकारी ये अवश्य होनी चाहिए कि इसका जो रचना काल था वो 1882 ईस्वी था। यद्यपि हमें यहाँ तक क्वेश्चन को तैयार करना चाहिए। हमारा प्रश्न यहाँ तक भी आ सकता है कि लाला श्रीनिवास दास की रचना है या प्रथम उपन्यास है। हमने लिख दिया परीक्षा गुरु, लेकिन हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इसका जो रचना काल था वह 1882 ईस्वी था। बच्चों आगे प्रश्न संख्या 2 पर देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न पद्य के इतिहास पर आधारित होगा। पद्य का इतिहास और ये 1 गुणा 5 बराबर 5। एक अंक के 5 क्वेश्चन होंगे और पांचों क्वेश्चन हमारे जो पाठ्यक्रम पर आधारित हैं उन पर रचनाओं पर या उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ संभावित प्रश्नों की एक लिस्ट आपके सम्मुख दी है। देखें, भारतेंदु युग के समकालीन 2 कवियों के नाम।
पहला हो गया प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। दूसरा है द्विवेदी युग के दो कवि, जो कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग हमारे पाठ्यक्रम में अधिक दिया है, उसकी तैयारी में करनी है। द्विवेदी युग के दो कवि मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। यहां देखना है, इसी जगह से एक तीसरा क्वेश्चन बनता है कि साकेत और प्रिप्रवास का रचना काल क्या है। क्योंकि बच्चों खड़ी बोली के ये दोनों ही महाकाव्य हैं और द्विवेदी युग में इनकी रचना की गई थी। ये साकेत और प्रिप्रवास, आप इस बात को समझें कि साकेत की रचना 1931 में, जबकि आपका ये जो हरिओद द्वारा रचित है प्रिप्रवास, ये 1914 में प्रकाशित हुआ। इसका रचना काल माना जाता है। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि द्विवेदी युगीन दो महाकाव्यों के नाम, फिर वही प्रिप्रवास और साकेत। तो एक ही प्रश्न से कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं। द्विवेदी युग से या साकेत या प्रिप्रवास से हम कई प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं बच्चों। इसीलिए रटना नहीं होता है, समझना होता है। जब हम रटते हैं, इस बात को मैं अपने वीडियो में कई बार बोल चुका हूं कि हम पूरे वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, कहां तक आपको ले जाना चाहते हैं। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इस मैसेज तक, इस संदेश तक आप नहीं पहुंच पाते हो। मैं छोटे से छोटे प्रश्न का निराकरण उस संपूर्ण वीडियो के अंतर्गत लाने का प्रयास करता हूं, जो आगे आने वाली परीक्षाओं में बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, कहां हुई। उत्तर मिलता है सन 1936 में, और ये लखनऊ में हुई थी पहले। प्रगतिशील लेखक संघ, ये जो संरचना हुई है इसकी स्थापना हुई है, ये 1936 में लखनऊ में हुई है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ बच्चों, ये अज्ञे द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ है, अज्ञे के द्वारा, अज्ञे जी। अब यही पे फिर सवाल बनता है, अज्ञे का पूरा नाम लिखिए। तो एक एक प्रश्न के साथ साथ दूसरा प्रश्न जुड़ा होता है, और उस प्रश्न को हमें समझना है। 1943 में ये प्रयोगवाद के माध्यम से यहां पर 7 कवियों की जो पहली रचना आई, उसको हम तार सप्तक कहते हैं। आगे के हमारे जो संभावित प्रश्नों की लिस्ट रहेगी, आप देखते रहेंगे, उनमें सारे तार सप्तक के और जो तार सप्तक के जो हमारे उसमें रचनाकार रहे, उनके नाम भी आपको हम बताते रहेंगे। कविवचन सुधा, 7वां क्वेश्चन है, कविवचन सुधा किस युग की रचना है। उत्तर मिलता है भारतेंदु युग की है। भारतेंदु युग की 2 पत्रिकाओं के नाम बताइए। अब भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, अगर इनको हम मजबूती से तैयार कर लेते हैं तो हम निश्चित मान के चलें कि कम से कम एक प्रश्न तो हल ही कर सकते हैं वहां पे। आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, और भी तमाम पत्रिकाएं हैं, लेकिन आपसे 2 पूछी जा रही हैं तो आपको 2 पत्रिकाएं आनी चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है बच्चों, केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जा रहा है। हरिओद का पूरा नाम लिखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। इस प्रकार से बच्चों हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित बहुत सारे प्रश्न हैं। आगे हम शुक्ल युग या छायावाद, फिर आगे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, यहाँ पर भी प्रश्नों को ला करके जो संभावित प्रश्न होंगे आपके सम्मुख उपस्थित करेंगे, आप उनका निराकरण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, ये आपका रहेगा 2 गुणा 5 बराबर 10 नंबर। ध्यान रखिए जरा, ये गद्यांश पे आधारित प्रश्न होगा, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसका अर्थ होता है कि एक गद्यखंड दिया जाएगा और एक और अथवा करके होता है। अथवा आपको एक पहले मिलेगा, एक बाद में मिलेगा। उस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। उन 5 प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश के आधार पर छांटने पड़ेंगे। हम आगे इसके वीडियो में प्रयास करेंगे कि गद्यांश आपको मिले। चौथा प्रश्न आपका फिर पद्यांश पर आधारित रहेगा, पद्यांश पर आधारित है, और ये भी रहेगा 2 गुणा 5 बराबर 10। इसमें भी 2 रहेंगे, आपको एक प्रश्न हल करना है। एक प्रश्न केवल यहां से हल करना है और एक ही आपको यहां से हल करना है। इस प्रकार से ये 10 नंबर आपके निश्चित हो जाते हैं। उनमें जैसे पूछा गया कि प्रस्तुत जो गद्य का अनुच्छेद हमारा दिया है या पद्य का जो खंड दिया गया है, इसका संदर्भ लिखिए या इसका शीर्षक तथा रचनाकार का नाम दीजिए। अगर वो शीर्षक पूछ रहा है तो बच्चों फिर सीधे शीर्षक हमें लिखना है। पाठ का शीर्षक या पाठ का नाम जो भी पूछ रहा है, पाठ का नाम हो गया और आगे उसका लेखक हो गया, रचनाकार हो गया, जो भी रचनाकार है।
आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पाठ और रचनाकारों के शीर्षक हैं वो आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। अगला हमारा जो पांचवा प्रश्न रहता है बच्चों, वो हमारा होता है जीवन परिचय पर। जीवन परिचय पर अब यहां पे हमें दो बातें ध्यान रखनी है। 80 शब्द ही इसकी सीमा दी गई है। अनावश्यक विस्तार करके हम प्रश्न को बहुत ज्यादा फैलाव ना प्रदान करें, उससे हमें अंक नहीं मिलेंगे। और यह केवल 5 अंक का होता है, 5 अंक निर्धारित है, 5 अंक हो गए। तो जीवन परिचय की दृष्टि से अगर हम गद्यांश पे देखते हैं, क्योंकि 2 जीवन परिचय हमारे आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर हमारा पहला है कि अगर हम देख रहे हैं तो हम जो पहला पाठ हमारा है राष्ट्र का स्वरूप आपने देखा है, और राष्ट्र के स्वरूप का जो हमारे रचनाकार हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, इसको आप देखिए, मेरे विचार से इंपॉर्टेंट है ये। एक ये, और दूसरा आप अगर तैयार कर रहे हैं बच्चों तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों को तैयार करिए, विश्वास मानिए एक आपको निश्चित मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार से आपका दिया हुआ है कि यहाँ पर रहेगा कि आप पद्य के आधार पर जीवन परिचय लिखिए, ये गद्य के आधार पर हो गया, तो वहां पर हो जाएगा आपका पद्य के आधार पर। अब पद्य के आधार पर भी जीवन परिचय लिखने के लिए हमारे विचार से आप याद करिए अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, हरिऔध, और दूसरा आप याद करिए, एक ये हो जाएगा, और दूसरा आप याद करिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ये दोनों भी आपके 5-5 अंक के रहेंगे, और 5-5 अंक के बाद शब्द सीमा क्या है, 80 शब्द ही है। तो इनकी क्या है, इनके जीवन परिचय यहाँ पर आप एक संक्षिप्त झलक दे सकते हैं बच्चों। यहाँ पे एक संक्षिप्त झलक दे करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप किस प्रकार से इन प्रश्नों को देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अंक पाना एक कला है। अंक पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है, और उस प्रयास को हमें सार्थक करना पड़ता है। जब तक हम एग्जाम में सुंदर राइटिंग के साथ और लाइटर का प्रयोग करके अच्छे से नहीं लिखते हैं तो वह लगता नहीं है। अंक पाना मेरा अपना विचार है कि ये कला होती है, और इसको कैसे ला सकते हैं। देखें, हम यहाँ पे अगर हम एक जीवन परिचय लिख रहे हैं तो जीवन परिचय की दृष्टि से अगर देखेंगे तो एक झलक करके यहाँ पे दे सकते हैं, एक झलक दे सकते हैं। और उस झलक में यहाँ पे हमने एक झलक कर दिया, एक झलक हो गया, जीवन परिचय का नाम डाल दिया। उदाहरण मान लीजिए आप जयशंकर प्रसाद डाल रहे हैं, जयशंकर प्रसाद। अब यहां पे आपने उनका जन्म डाल दिया, यहां पर आपने उनकी मृत्यु डाल दी, स्थान डाल दिया, जन्म स्थान, आपका जन्म स्थान हो गया। इसके बाद उनका महाकाव्य हो गया। जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप कर रहे हैं, आप इस बात को समझेंगे कि जो उनकी कृतियां हैं, क्या हम पद्य में कृतियों का विभाजन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे उनकी कृतियां लिख रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो हम कृतियों का जो विभाजन हमारा है वो कैसे कर सकते हैं, कृतियों का विभाजन हम कैसे देख सकते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। उदाहरण हो गया नाटक, नाटक। अब नाटक आपको पता है कि ध्रुव स्वामी हो गया, अजातशत्रु हो गया, या स्कंदगुप्त हो गया, या आपकी कहानी हो गई है। तो यहाँ मेरा अपना सुझाव बच्चों होता है कि हम ये नाटक, कहानी या उपन्यास है तो क्या इनको थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऐसी तैयारी करेंगे निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी जो गद्य रचनाएं हैं उनमें भी करेंगे। और अगला हमारा जो प्रश्न होता है बच्चों वो होता है कहानी का प्रश्न। कहानी का प्रश्न होता है। कहानी में हमारे विचार से एक तो होता है कहानी कला के तत्वों के आधार पर, कहानी कला के तत्वों के आधार पर। अब तत्वों के आधार पर अगर दिया जा रहा है कि तत्वों के आधार पर आपको कहानी लिखना है या कहानी का सारांश लिखना है, दो ही प्रकार के प्रश्न होते हैं। या तो आपको जैसे आपकी कहानी हो गई पंचलाइट। अब पंचलाइट आपकी जो है ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट आपकी हो गई
और पंचलाइट में आप देख रहे हो कि जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, इन्होंने कहानी के माध्यम से एक ये आंचलिक कहानी है, तो इसमें भी आपको 5 अंक होते हैं और 5 अंक शब्द कितना है, 80 शब्द ही यहाँ पर भी हैं, 80 शब्द हैं। तो 80 शब्दों के अंतर्गत कहानी का सारांश लिखना है, तो हमें उसके कोटेशन भी याद होने चाहिए। पंचलाइट है। और दूसरी कहानी अगर आप बहादुर बच्चों तैयार करते हैं, बहादुर, तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलता पूर्ण मिलेगी। ये दोनों ही कहानियां आपके लिए, चूंकि अमरकांत की लिखी हुई कहानी है, और इन कहानियों के माध्यम से अगर हम देख रहे हैं तो हमारा ये जो हमारा प्रयास है ये सार्थक हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगला अंतिम हमारा जो क्वेश्चन होता है वो होता है खंड काव्य पे आधारित है। खंड काव्य, और खंड काव्य में आपको ये पता है कि खंड काव्य हमारा यहाँ पर होता है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार खंड काव्य के माध्यम से आप इस बात को समझ सकते हैं कि श्रवण कुमार जो खंड काव्य है, बच्चों थोड़ा सा यहाँ एक बात और समझनी है कि हर जिले के लिए या हर जनपद के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित किए गए हैं, अलग अलग खंड काव्य निर्धारित है। ये जहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं ये आपका रायबरेली जिला पड़ता है, और रायबरेली में आपका श्रवण कुमार खंड काव्य है। तो जो पठित खंड काव्य है उसमें लिखा रहता है कि पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्न को हल कीजिए। तो आपका अपने जनपद में जो भी खंड काव्य आपके यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसके प्रश्न हल करने हैं, और ये भी आपका कितना होता है, 5 अंक का होता है। तो श्रवण कुमार का पहला तो एक महत्वपूर्ण होता है कि आपको चरिचित्रण आना चाहिए। चरिचित्रण बहुत जरूरी है। चरिचित्रण आप कितना याद करते हो, श्रवण कुमार का कर सकते हैं। और इनके जो सर्ग हैं, सर्गों का कभी कभी आता है कि आप तीसरे सर्ग का, चौथे सर्ग का, छठे सर्ग का सारांश लिखिए। बच्चों आप कुछ भी याद करो, लेकिन मेरा एक निवेदन ये जरूर रहेगा, आप एग्जाम्पल याद करो, उदाहरण अवश्य याद करो। अगर उदाहरण आपको याद नहीं है तो फिर निश्चित मान के चले कि हमें वहाँ पूरे अंक प्राप्त तो नहीं हो पाते हैं। जैसे एक उदाहरण आपने देखा है, श्रवण कुमार के जाते हैं, माता पिता बिलख रहे हैं, तो वहाँ का माता पिता विलाप करते हुए कहते हैं, कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी, वाहन मेरी आंख, सोन कृपण की दिनचर्या, भीगे हुए बिहक की पांख। तो अब जब आप इसको ऐसे करके डॉट करके लिखते हो तो एग्जामिनर उस बात को समझता है कि आप एक एक प्रश्न पर विचार कर रहे हो, एक एक हेडिंग पर विचार कर रहे हो। तो इस प्रकार से आप अपने कोटेशन को बना लीजिए। यहाँ पर 4, 5, 6 कोटेशन आप नोट कर लीजिए, चाहे वो श्रवण के व्यक्तित्व से संबंधित हो या इससे संबंधित हो। तो आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं आप कर नहीं पा रहे हैं। बच्चों हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें उदाहरण के माध्यम से, हम यहाँ चरिचित्रण में सर्ग में हो, यहाँ हम जब उदाहरण का प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, और श्रवण के जीवन का व्यक्तित्व भी हमारी लोगों के जीवन पर प्रभावित होता है। बच्चों मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये आज का ये हिंदी का जो प्रथम भाग है आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। वातायन हिंदी की ओर से आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं। और आप मेरा फिर बार बार ये कहना होता है कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वातायन हिंदी के लिए आवश्यक भी है, और वातायन हिंदी आपका आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।